उसके बावजूद भी जो एक दुश्मन बनाने की कोशिश होती है कि सबसे पहले कहते हैं कि भई ये एंटी मोदी है। चलिए ठीक है, कह लिए कोई बात नहीं। फिर कहते हैं ये एंटी इंडिया है, फिर ये कहते हैं ये एंटी हिंदू है। आप सोचिए एंटी मोदी, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, यानी एक व्यक्ति ही पूरा देश बन गया है। मेरे जैसे व्यक्ति को कहते हैं कि भई ये लेडी उसामा बिन लादेन है। ये कहते हैं बाकायदा टेलीविजन पे कहते हैं कि जिन्ना सिस्टर, जिन्ना की बहन। आए दिन हर तीसरे दिन मेरा नाम ट्विटर पे ट्रेंड करता है कि देखिए ये तो नया पाकिस्तान बनाना चाहती है, देखिए भारत में ये तो शरिया लॉ लाना चाहती है। मैं तो सोचती हूँ कि मेरे जैसे लोग अगर बंटवारे में पाकिस्तान चले गए होते तो मैं तो वहां भी जेल में होती। इनको सिर्फ इस तरह से देखो कि सिर्फ एक मुसलमान है और इसको फौरन रिजेक्ट करो, मुझे आसानी से डिस्मिस किया जा सके, मुझे मेरी पत्रकारिता को जो मैं काम करती हूँ उसका जो असर हो सकता है उस सबको पहले से ही खत्म कर दिया जाए, ताकि लोग मुझे शक की निगाह से देखें, ताकि हम ये भूल जाएं कि ये देश बेच रहे हैं, हम ये भूल जाएं कि ये दिन दहाड़े संविधान की हत्या कर रहे हैं, हम ये भूल जाएं कि हमारे तमाम जो एक्टिविस्ट हैं और वो लोग जो इस देश की रक्षा करना चाहते हैं उनको बारी बारी से जेल में भेज रहे हैं। हम ये भूल जाएं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। हम ये भूल जाएं कि एसआईआर के जरिए देश के एक बड़े तबके को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए ये पूछा जा रहा है कि आप अपनी कॉफी कैसे पीते हैं। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है, खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसी शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। देखिए अभी भी ऐसे लोग हैं जो धर्मांधता के इस दौर में, बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म के इस दौर में, सांप्रदायिकता यानी कि हिंदू मुस्लिम राजनीति के इस दौर में तर्कशीलता की बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कि आप तो ऐसे लोग हैं कि जिनको अजायब घरों में रखा जाए, बिल्कुल जो रेयर स्पीशीज जिसे कहते हैं। तो मुझे लगा मुझे जाना होगा, मेरे लोगों ने मुझे पुकारा है। अब यहाँ पर तर्कशीलता की बात कर रहे हैं। रास्ते में मैं कुछ नोट्स बना रही थी और नोट्स बनाते हुए मैं सोचने लगी कि यहाँ बात तर्कों की पहुंच गई है। हमारे देश को आजकल तथ्यों की भी जरूरत नहीं है। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां सबके अपने अपने तथ्य हैं और वो तथ्य नहीं है। जब हम कहते हैं कि अपने अपने तथ्य हैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन मुझे हमेशा ये पढ़ाया गया कि विचार आपके अपने अपने हो सकते हैं, ओपिनियन आपका अपना अपना हो सकता है, लेकिन जो तथ्य हैं वो पवित्र हैं। फैक्ट्स आर सेक्रेड। अब हो ये गया कि हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जिसको हम पोस्ट ट्रूथ कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पोस्ट ट्रूथ करीब 5-7 साल पहले की कहानी है। 2025 और 26 जो है वो पोस्ट फैक्ट सोसाइटी है, जहां क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है क्या आप मान रहे हैं, आपके तथ्य क्या हैं, आप किसको सच मानते हैं। मुझे इससे समस्या नहीं है कि हमारे पॉलिटिशियंस या हमारी सरकार या हमारे मंत्री या हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। मुझे समस्या हर सरकार ये चाहती है कि उसका गुणगान हो, हर सरकार ये चाहती है कि उसका भोपू बजाया जाए। मेरी समस्या ये है कि हम एक समाज के तौर पर फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक दर्शकों की, पाठकों की और नागरिकों का एक पूरा समाज तैयार हो गया है जो इस झूठ पर यकीन करने को तैयार। ये समस्या है। तो तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, इसीलिए धर्मांधता का ये माहौल है और इसीलिए उनको बुल्ले शाह की मजाक तोड़नी पड़ती है, क्योंकि इसके बगैर होगा नहीं। और ये मेरे एक पछतावों में से एक पछतावा ये भी हुआ, बहुत सालों से मैं सोचती हूँ कि 2 ज़बानें सीखना चाहती हूँ, एक तो फारसी और दूसरी पंजाबी। और पहले गुरु नानक को पढ़ना चाहती थी, इसलिए सीखना चाहती थी पंजाबी। बाबा फरीद को मैं पढ़ना चाहती थी उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं की भाषा में। बुल्ले शाह को मैं
पढ़ना चाहती थी, और आज यहाँ इस महफिल में आके पता चला कि आप सबको भी मैं बेहतर समझ सकूं, इसके लिए भी पंजाबी सीखना बहुत जरूरी है। तो भी सीखने की पूरी जर्नी चलती रहेगी। तो चलिए, सरकार का ड्रम बजाना था, इतने पर भी शायद हम बर्दाश्त कर लेते, ये चलिए ठीक है, ये बिक गए हैं ये लोग, बिक गया है मीडिया। अक्सर आप लोग भी कहते हैं, मैं यूट्यूब पे जब कार्यक्रम करती हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं मीडिया बिक गया है। बिक जाता, इस पर भी मुझे, मैं बर्दाश्त कर लेती, और शायद इतनी तकलीफ नहीं होती अगर ये मीडिया खुले तौर पर देश के खासकर सबसे कमजोर तबकों के खिलाफ हिंसा ना फैला रही। पिछले 12 साल में देश के मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा, ईसाइयों के खिलाफ, और कभी कभी जब मौका आता है तो सिखों के खिलाफ भी। हमेशा नहीं होता, हमेशा तो ये कहा जाता है कि भाई एक जो ग्रेटर हिंदू फैमिली है उसका हिस्सा है, हमेशा तो ये कहा जाता है कि एक बृहत्तर जो हिंदू समाज है उसका हिस्सा है सिख, क्योंकि जब तादाद की जरूरत पड़ती है इनको तो सिख अपने हो जाते हैं, और जब जरा सा भी सिख विरोध करता है इनकी नीति का तो फौरन देशद्रोही और खालिस्तानी हो जाता है। ये हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान। तो इनका जो निशाना है, जैसे मैंने कहा कि ईसाइयों पर भी हमला करते हैं, दलितों को भी निशाना बनाते हैं, लेकिन एक क्लियर कट जो एनिमी है। देखिए, किसी भी बहुसंख्यकवाद की राजनीति को पनपने के लिए बहुत जरूरी है कि दुश्मन बनाए जाए, और उन दुश्मनों के चेहरे भी होने चाहिए। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन समाज है वो है मीडिया में, और खासकर पॉलिटिक्स में भी, वो है देश के मुसलमान। उसके अलावा दुश्मन है कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खासकर कांग्रेस में भी तमाम लोग नहीं, कांग्रेस पार्टी में जिसे वो कहते हैं कि गांधी परिवार, वो सबसे बड़ा निशाना है। उसके बाद हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो दुश्मन है, जेएनयू दुश्मन है, एएमयू दुश्मन है, इसके जामिया दुश्मन है, इसके अलावा देश में जो कम्युनिस्ट हैं वो दुश्मन है। तो इन्होंने दुश्मनों के 5-7 चेहरे बनाए हुए हैं, और उसमें वो पत्रकार जो मेरे जैसे पत्रकार हैं वो भी दुश्मन है। आप सोचिए, अगर आप मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या पत्रकारिता करती हूँ, आपने मेरे कार्यक्रम नहीं देखे हो, या आप एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के ना हो और आप तर्कशील ना हो, इतना आसान है मेरे जैसे व्यक्ति से नफरत करना। एक ऐसा व्यक्ति जो, मतलब मैं ऊपर से नीचे तक, कहीं से तो पहली बात मेरा नाम जरूर आरफा है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पैदा हुई एक मुस्लिम घर में, लेकिन मुझे देख के तो आपको ये भी नहीं लगता कि मैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वेयरिंग माय रिलीजन ऑन माय स्लीव, कि मैं गले में कोई तौक कोई माला डाल के घूमती हूँ, ये देखिए ये मुसलमान है। उसके बावजूद भी जो एक दुश्मन बनाने की कोशिश होती है, कि सबसे पहले कहते हैं कि भाई ये एंटी मोदी है, चलिए ठीक है, कह लिया, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं ये एंटी इंडिया है, फिर ये कहते हैं ये एंटी हिंदू है। आप सोचिए, एंटी मोदी, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, यानी एक व्यक्ति ही पूरा देश बन गया है। एंटी मोदी होने का मतलब एंटी इंडिया होना है। मुझे मोदी जी की नीतियों से, राजनीति से समस्या है। कल को मोदी जी ना सही तो उनके कोई दोस्त, इधर वाले या उधर वाले, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो ऐसी चीजें करेंगे, तो मेरा ये काम है, मैं उनका विरोध करूंगी अपनी पत्रकारिता के जरिए। मेरा ये न सिर्फ ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ये धर्म है पत्रकारिता का, कि मैं विरोध करूं हर उस नीति का जो जन विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, लोकतंत्र विरोधी हो, प्रगतिशीलता के खिलाफ हो, जेंडर जस्टिस के खिलाफ हो। तो आप ये सोचिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को कहते हैं कि भाई ये लेडी उसामा बिन लादेन है, ये कहते हैं, बाकायदा टेलीविजन पे कहते हैं कि जिन्ना सिस्टर, जिन्ना की बहन। तो इस तरह से दुश्मनों की तौर पर एक चेहरे बनाए जाते हैं, और ये आसान होता है उन्हें मेरे जैसे लोगों को दुश्मन बना देना, क्योंकि पहली बात तो मुसलमान होना, दूसरे औरत होना। औरतों को तो उस जमाने में भी, जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता था, तब भी उनको विचेस बना के लोग मार दिया करते थे, याद है आपको ये सब? और अभी की बात नहीं, कई 100 साल पहले की बात है, हमारे देश की भी बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता रहा है कि हमेशा जब भी एक औरत ने बोलना चाहा, जब भी उसका अपना कोई ओपिनियन हुआ, और उसने इतनी हिम्मत की कि वो कह सके, उसका कोई भी पब्लिक एग्जिस्टेंस तो पहले से ही गुनाह है, और उस पर वो सम्मान भी हो, और उस पर वो देश के सबसे ताकतवर लोगों को चुनौती दे रही हो। तो इस तरह की चीजें कह के और करके, तो एक तरफ मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा मीडिया
जो पूरी तरीके से इनका ढोल बजा रहा हो, और दूसरी तरफ 2, 4, 6 बचे हुए लोग, जिसमें मेरे जैसे लोग भी शामिल हैं। मैं एक बहुत छोटा अदना सा एक चेहरा हूँ, लेकिन बार-बार ये लोग मुझे याद दिलाते हैं कि मेरे काम में बड़ा असर है, क्योंकि इतना हमला करते रहते हैं कि अगर असरदार नहीं होता मेरा काम, तो इतनी एनर्जी लगाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। आए दिन हर तीसरे दिन मेरा नाम ट्विटर पे ट्रेंड करता है कि देखिए ये तो नया पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। देखिए भारत में ये तो शरिया लॉ लाना चाहती हैं। मैं तो सोचती हूँ कि मेरे जैसे लोग अगर बंटवारे में पाकिस्तान चले गए होते तो मैं तो वहां भी जेल में होती, क्योंकि वहां भी हम यही अपोज कर रहे होते कि भाई आप क्यों धर्मांधा फैला रहे हैं, क्यों माइनॉरिटीज को परेशान कर रहे हैं, क्यों एक जो है बराबरी का समाज नहीं बना रहे हैं, क्यों संविधान से इस देश को नहीं बना रहे हैं। तो हमारा भला तो कहीं होना था ही नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरे विचारों के बिल्कुल अगेंस्ट, यानी अगर मैं मान लेती कि मैं कोई बहुत कट्टर मुस्लिम होती और वाकई शरिया की मानने वाली होती और फिर ये मेरा विरोध कर रहे होते, तब तो फिर भी मैं मान लेती कि चलिए सच्चाई तो है इसमें। लेकिन सारा जो मकसद है वो ये कि पहले तो मीडिया के 90 से ज्यादा, मैं कहूंगी 95, 97 हिस्से पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। उसके बाद जो 2, 3, 4% लोग बचे हुए हैं, उन लोगों को अलग अलग कर दिया गया है। उनमें मुझ पर जब हमला करते हैं तो मेरी पत्रकारिता को खत्म करने के लिए मेरी मजहबी पहचान पे हमला होता है, और वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, मैंने समझने की मैं स्टडी करती हूँ इन लोगों को कि क्यों करते हैं ऐसा। ये मेरी रिपोर्ट तो कह सकते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट गलत है, ये कह सकते हैं कि ये झूठ है, या ये कह सकते हैं कि आपका विचार गलत है, लेकिन ये नहीं कहते। वो कहते हैं तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो शरिया की एडवोकेट हो, तुम तो देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो मेरी पत्रकारिता पे बात न करके ये मजहब पे इसलिए बात करते हैं क्योंकि आम जो हिंदू है, जो एवरेज हिंदू है खासकर, उसको ये बताना चाहते हैं कि इनको पत्रकार की तरह मत देखो, इनको सिर्फ इस तरह से देखो कि सिर्फ एक मुसलमान है और इसको फौरन रिजेक्ट कर दो। मुझे आसानी से डिसमिस किया जा सके, मुझे मेरी पत्रकारिता को जो मैं काम करती हूँ उसका जो असर हो सकता है, उस सबको पहले से ही खत्म कर दिया जाए, ताकि लोग मुझे शक की निगाह से देखें। मुझे एक भारत के नागरिक के तौर पे नहीं, एक पत्रकार के तौर पे नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे नहीं जो इंसाफ पसंद है, जो तर्कशील है, जो संविधान की बात करता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, बल्कि एक कट्टर मुसलमान की तरह मुझे दिखाया जाए और फिर मुझे फौरन ही रिजेक्ट कर दिया जाए। तो जो बचा खुचा जो हमारा मीडिया है उसको इसी तरह से रिजेक्ट किया जाता है। अब जैसे वायर है फॉर एग्जाम्पल, तो वायर को कहा जाता है कि कम्युनिस्ट मीडिया है। फिर मेरे जैसे लोग जब वायर में काम करते हैं तो हमें कहा जाता है कि इस्लामो कम्युनिस्ट और XYZ नेक्सस, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा नेक्सस है, कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है एक न्यूज संस्थान चलाना। इसी तरह से बारी बारी करके ये कोशिश ये हो रही है कि इस सबको खत्म कर दिया जाए, जो भी बची कुची आवाज है पूरी तरीके से अंधेरा हो जाए। और इसीलिए आप ये देखिए कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया और बाकी हिस्से को डराया जा रहा है। रेड्स की जाती हैं, पुलिस केसेस फाइल किए जाते हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, ऑफलाइन भी खतरा होता है। और इस सब के बावजूद जो ये मीडिया है इनका, वो इस कदर, मैं कहूंगी कि उसका असर खत्म हो गया है कि अब इतना काफी नहीं, अब नई स्टेज पे हम आ गए। वो नई स्टेज क्या है? पिछले 2 साल में हमने देखा पॉडकास्ट का दौर है। आप लोग सुनते हैं में से कोई पॉडकास्ट सुनते हैं कुछ? तो अब टीवी को चैलेंज करने के लिए अब पॉडकास्ट आ गए। वो ये कि वो लोग जो पत्रकार नहीं हैं, उनको तथाकथित रूप से हम कहते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब ये इन्फ्लुएंसर क्या बना है? ये इन्फ्लुएंसर एक ऐसी चीज है कि अगर आपको 10, 20 हजार लोग देखते हैं, अगर आपको 50,000 लोग देखते हैं, तो आप इन्फ्लुएंसर बन गए। कोई डिग्री की जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, आपके किसी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं, आपको किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं। आपको 50,000 लोग आपके वीडियो को देखने लगे तो आप इन्फ्लुएंसर हो गए। तो अब इनको डिग्री वाले पत्रकार भी नहीं चाहिए। अब क्या हो रहा है कि इन पॉडकास्टर्स को हमारे मंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे पत्रकारों को देते नहीं। प्रधानमंत्री ने पिछले लगभग 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अब तो हद ही हो गई है कि अब इनके मंत्री भी इंटरव्यू नहीं देते, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वित्त मंत्री को पता नहीं विदेश मंत्री क्या कह रहा है, विदेश मंत्री को पता नहीं कि वित्त मंत्री को ये पता नहीं है कि विदेश मंत्री को भी पता नहीं है, मतलब किसी को कुछ पता नहीं है।
और इन पॉडकास्ट में बिल्कुल शहद में घुले हुए सवाल पूछे जाते हैं, नीतिगत कोई सवाल नहीं पूछा जाता। उनसे पूछा जाता है, अच्छा आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं? के सामने जो है वो एक्टर आ जाते हैं, अक्षय कुमार, और पूछते हैं कि भाई आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? किसी तरह प्रधानमंत्री हाथ लग जाए तथाकथित उन स्टार एंकर्स के, तो पूछ लेती हैं कि आपके अंदर एनर्जी इतनी कहां से आती है, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, और आप अपने पर्स में बटुआ रखते हैं या नहीं। ये तमाम चीजें जो हैं ये आजकल पत्रकारिता अब तक थी, लेकिन अब इसका दौर भी खत्म हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री को अब इसकी भी जरूरत नहीं है। सरकार अब पॉडकास्ट में मंत्रियों को बिठाया जाता है और एक तरह का स्वांग रचा जाता है, एक नाटक हमारे सामने होता है कि कुछ पत्रकारिता जैसा कुछ हो रहा है। मतलब आभास कीजिए, महसूस करने की कोशिश कीजिए कि हमारे मंत्री बातचीत कर रहे हैं, वो सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि एक बड़ी पीआर पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है, जिसमें इन लोगों की जन विरोधी जो नीतियां हैं उनको डाइल्यूट करके पूरे तरीके से इनको बहुत बेहतर इंसानों के तौर पे दिखाया जाए। और इस तरह के जो आम सवाल पूछे जाते हैं, इंटरनेट की भाषा में एक शब्द होता है रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी यानी आप और मैं जैसे लोग, आम लोग हैं, वो उनसे रिलेट कर पाए। जैसे आप देखते होंगे आजकल बड़ी बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस अपना मेकअप खुद कर रही हैं, और वो मेकअप करते हुए तो आम लोग, आम औरतें सोचती ये है कि भाई ये तो खुद अपना मेकअप करेंगे, ऐसे तो मैं भी अपना मेकअप करती हूँ। हालांकि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है, कोई फिल्म एक्ट्रेस अपना मेकअप नहीं करती, वो सिर्फ एक रिलेटिविटी के लिए, ताकि आपके जैसे दिख पाए। तो वो कहेंगे हाँ मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपनी कॉफी खुद बनाता हूँ, फिर मैं अपना अंडा उबालता हूँ। आपको लगता होगा कोई मंत्री, कोई संतरी भी इनका मंत्री बोल जाएगा। तो एक तरह की रिलेटेबिलिटी, ताकि हम ये भूल जाएं कि ये देश बेच रहे हैं, हम ये भूल जाएं कि ये दिन दहाड़े संविधान की हत्या कर रहे हैं, हम ये भूल जाएं कि हमारे तमाम जो एक्टिविस्ट हैं और वो लोग जो इस देश की रक्षा करना चाहते हैं उनको बारी बारी से जेल में भेज रहे हैं। हम ये भूल जाएं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। हम ये भूल जाएं कि एसआईआर के जरिए देश के एक बड़े तबके को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए ये पूछा जा रहा है कि आप अपनी कॉफी कैसे पीते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चीनी डालते हैं या नहीं, तो आपके आंखों पर ये पट्टी बांधी जा रही है। पहले टीवी मीडिया का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद पॉडकास्ट का इस्तेमाल हुआ, और 2026 का साल है फिल्मों का साल। हिटलर के वक्त में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था ट्रायम्फ ऑफ द विल। उस डॉक्यूमेंट्री को माना जाता है कि वो मास डिस्ट्रैक्शन का एक ऐसा हथियार था कि पूरी दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है कि हिटलर को बहुत बड़ा नेता बनाने में जर्मन लोगों के सामने उस डॉक्यूमेंट्री का हाथ था, और दूसरे यहूदियों को जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन बनाने में। और उस डॉक्यूमेंट्री को जिम्मेदार माना जाता है कि इतनी नफरत फैल गई थी यहूदियों के खिलाफ कि पूरा जर्मनी तैयार हो गया था कि हाँ आप 60 लाख यहूदियों को मार दीजिए, क्योंकि ये इतने बुरे लोग हैं कि इनका मर जाना ही ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे जब मैं प्रोपेगेंडा को देखती हूँ, तो प्रोपेगेंडा का मतलब ये होता है कि ह्यूमन को सब ह्यूमन लेवल पे रिड्यूस कर देना, यानी एक इंसान को इंसान से दर्जा छीन लेना, कि ये इतना बुरा आदमी है कि इसका जेल जाना ही ठीक है। प्रोपेगेंडा हो रहा है, और प्रोपेगेंडे की खास बात ये होती है कि प्रोपेगेंडा जब खराब होता है, यानी एक फिल्म खराब फिल्म बनाई गई, तो उस फिल्म को लोग नोटिस नहीं करते और वो फ्लॉप हो जाती है। लेकिन प्रोपेगेंडा जब बहुत खतरनाक होता है, जब अच्छे तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया जाए, यानी आप यहाँ सब बैठे हुए हैं और आपके सामने एक फिल्म चल रही है, और फिल्म के आखिर तक भी आप ये ना जान पाए कि ये प्रोपेगेंडा था, वो होता है सबसे सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा। अभी अभी हाल में एक फिल्म आई है धुरंधर, उस फिल्म का दूसरा भी पार्ट आने वाला है,
उस फिल्म को देखकर आपके अंदर अलग-अलग तरह की भावनाएँ आएँगी। आपको पता ही नहीं चलेगा ये एहसास क्या हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि भई देखिए पाकिस्तान तो आतंक को फैलाता है, जो सच बात है। पाकिस्तान जो है वो भारत विरोधी देश है, उनकी सरकार, उनकी आर्मी, आईएसआई, ये भी सच बात है। आप कहेंगे इसमें क्या हर्ज है? भई अगर फ़िल्म मेकर बना रहा है भारत के तथाकथित दुश्मन पे फ़िल्म, तो आपको हमें क्या ऐतराज़ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पहली बार जो है वो प्रोपेगेंडा जो पूरा अ, योजनाबद्ध तरीके से उसको बस्ट किया गया है, जो एक योजना रहती है पाकिस्तान की, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप साढ़े 3 घंटे की फ़िल्म देख के बाहर निकलेंगे और आपके अंदर जब ज़रा-सा भी अगर इंसान बाकी होगा, तो आप अपने आप से सवाल पूछ रहे होंगे, कि इस पूरी फ़िल्म में पाकिस्तान का नाम लेकर तमाम तरह के मुस्लिम सिंबल्स को अटैक किया गया है। यानी जो मुस्लिम वे ऑफ लाइफ है, मुसलमान जीता कैसे है, वो कपड़े कैसे पहनता है, वो प्यार कैसे करता है, वो शादी कैसे करता है, वो आँखों में सुरमा लगाता है, वो कितना बर्बर है कि आने वाले सामने वाले इंसान को किस तरह मार देता है बिना सोचे समझे। तो ये समझिए कि पिछले 10 साल की जो सबसे बड़ी और सबसे कामयाब प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, वो कश्मीर फाइल्स नहीं, वो केरला स्टोरीज़ नहीं, वो बंगाल फाइल्स नहीं, वो आर्टिकल 360 नहीं है, ऐसे बहुत 370 नहीं है, ऐसी बहुत सारी फ़िल्में आपके सामने हैं, लेकिन वो नाकाम प्रोपेगेंडा है। उन्होंने भी अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया है, लेकिन इस तरह की फ़िल्म जो सुपर हिट हो जाए और ब्लॉकबस्टर बन जाए, ये हमारी सोसाइटी के लिए बेहद खतरनाक है कि अब कुछ बेहतर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। एक कुछ 35-40% लोगों का ब्रेन वॉश करके उनके दिल, दिमाग और मैं कहूँगी उनकी रूह पर भी पूरे तरीके से कब्ज़ा हो चुका है। वो सिर्फ़ इस बात में खुश हैं कि जब तक अब्दुल टाइट रहेगा, तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरे घर में बच्चा स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, नौकरी ना हो, जी लेंगे, लेकिन मोदी को लेकर आएँगे। और वो इसीलिए लेके आएँगे क्योंकि एक समुदाय के खिलाफ इतनी नफ़रत फैलाई जा चुकी है, जो मैंने आपको बताया कि एक सब ह्यूमन लेवल पर लाया जा चुका है, कि आप ये देखिए कि कोई भी है, इस देश में लगता है कि अब पुलिस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं पूरी जुडिशरी में तमाम एक ख़ास विचार के लोग भर गए हैं। पुलिस में भी एक ख़ास विचार के लोग भर गए हैं। लेकिन अब आपको पुलिस की वर्दी की और पुलिस के आई कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अब बजरंग दल के लोग किसी भी मकान, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, न्यूज़ रूम, कहीं पर भी शादी का घर, क्रिसमस का सेलिब्रेशन, कहीं पर भी वो घुस सकते हैं और आपसे आपका आई कार्ड मांग सकते हैं, आधार कार्ड मांग सकते हैं, पासपोर्ट मांग सकते हैं। अब वही लोग ये देश चला रहे हैं। तो हमारे देश में अब किसी पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं है, अदालतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पुलिस होता है तो पुलिस तो केस रजिस्टर करती है और फिर अदालत में जाता है। लेकिन बजरंग दल वाले और इस तरह की जो तमाम ये भगवा पूरे परिवार के लोग हैं, इनको तो अदालत भी जाने की जरूरत नहीं है। ये तो फैसला वहीं पर कर देते हैं, जो इन्होंने अभी उत्तराखंड में किया कोटद्वार में, कि उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम बाबा नाम कैसे रख सकते हो। तो अब बहुत कम इस तरह के लोग हैं जो मैंने कहा कि एक उम्मीद के तौर पे उभरते हैं, जैसे मोहम्मद दीपक नाम का व्यक्ति। तो अब छोटी-छोटी ऐसी पॉकेट्स ऑफ कोई इस तरह का एक व्यक्ति आ जाता है जो हमें 1 हफ्ते के लिए कोई नई उम्मीद, कोई ऊर्जा दे देता है कि हाँ, ये देश खत्म नहीं हुआ है, इस देश में अभी मोहम्मद दीपक बाकी है। एक ऐसा व्यक्ति और उसके साथ-साथ में इन्हें डर इस बात का लग रहा है और मुझे उसकी जान को बड़ा खतरा लगता है, क्योंकि जैसे ये बताया जाता है कि बुराई का संक्रमण होता है, वो इन्फेक्शियस होती है, कि अगर एक व्यक्ति रो रहा हो तो उसे देख के रोना आता है। आ जाता है या नहीं? लेकिन अगर हँस रहे हैं 4 लोग वहाँ पर, तो आप खामख़ा मुस्कुराने लगते हैं, बिना ये जानते हुए कि चुटकुला क्या था। अपने आप हँसी आ जाती है। तो जैसे बुराई का संक्रमण होता है, कि एक तरफ फाशीवादी, बहुसंख्यकवादी, मेजॉरिटेरियन, संविधान विरोधी नीतियाँ हम देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम विरोध, ईसाई विरोध की पूरी आंधी है, वो इन्फेक्शियस है। तो दूसरी तरफ दीपक जैसे लोग भी इन्फेक्शियस हो सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी फैल सकता है। क्योंकि दीपक के साथ जितने लोग सपोर्ट में आएंगे, वो व्यक्ति जिस तरह से पूरे हिंसात्मक माहौल में, जैसे कमरे में बहुत शोर हो रहा हो, इतना शोर कि आपको पागल किए दे रहा है, एकदम से एक व्यक्ति दाखिल होता है और कहता है खामोश, और एकदम से सन्नाटा पूरे कमरे में हो जाता है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, मुझे उसी तरह के खामोश जैसा लगा, जैसे उसने एक दीवार खड़ी कर दी।
तो इसीलिए इस तरह के लोग उम्मीद देते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं? हमें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचना है, हमें ज्यादा से ज्यादा उस कैप्टिव ऑडियंस को, जैसे मैंने कहा कि वो कैप्टिव हैं इस वक्त इस पॉलिटिक्स के, कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इन महोदय को, इन महाशय को, इस पॉलिटिकल पार्टी को जिताऊंगा, क्योंकि मुझे ये इंश्योर हो रहा है कम से कम कि अब्दुल टाइट है। इन लोगों को इस प्रिजन से निकालना है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक झूठ का और फैक्टलेस सोसाइटी बनाकर पूरा एक यूनिवर्स, एक पूरा ब्रह्मांड, इसकी संरचना यहाँ पर की गई है। थोड़ी सी दो बातें मैं कहूंगी ऑल्टरनेट मीडिया पर, और इसके बाद मैं ये भी बताना चाहती हूँ, खासकर मुझे पिछले कुछ घंटे में पता चला कि तर्कशील सोसाइटी जो लिटरेचर वगैरह बांटती है अपना, किस तरह से आप पब्लिश करते हैं। मैं अपने आई विल शेयर माय 2 सेंस, जो भी कुछ मैंने सीखा है कि कैसे हम बेहतर बना सकते हैं डिजिटाइजेशन वगैरह के बारे में। तो पहले देखिए, बहुत मुश्किल है आज के वक्त में एक जर्नलिस्ट होना, ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। कभी कभी लगता है कि हम सरहद पे खड़े हुए फौजी और बिना किसी डिफेंस मैकेनिज्म के, हमारे कोई ऐसा भी नहीं है सामने से गोली आएगी और सीधे सीने पे लगेगी, इतना मुश्किल काम ये हो गया है। उसके बावजूद भी कई सारी संस्थाएं हैं जो अभी भी आम आदमी की आवाज उठा रही हैं, और उन लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि उन लोगों की रीच बहुत कम है। और मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ जो टाइटल है वो मीडिया और हमारी जिम्मेदारी भी है, तो मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों को देना चाहती हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। और पंजाब में तो बहुत रोशनी है ही, इस रोशनी को इससे ज्यादा फैलाने की जरूरत है। तो पहली बात तो ये तमाम जो ऑल्टरनेट मीडिया है, जो वायर जैसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, या क्विंट है, या स्क्रोल है, न्यूज लॉन्ड्री है, ऑल्ट न्यूज है, इसके अलावा इंडिविजुअल यूट्यूबर्स भी हैं। मैंने खुद अपना एक चैनल भी खोला है, और आप सबसे मैं गुजारिश करूंगी कि मेरे ही नाम से चैनल है, आप यूट्यूब अपना ओपन करें ऐप, तो उसमें अगर आप मेरा नाम टाइप करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेंबरशिप भी लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये मेंबरशिप जो मॉडल है, यही अकेला एक ऐसा मॉडल है जो सरवाइव करेगा। अभी 2 दिन पहले अमेरिका का के सबसे पुराने अखबारों में से एक, जो वहां के इतिहास का एक हिस्सा रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट के ज्यादातर जो ब्यूरोज हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों को निकाल दिया। आप सोचिए, इंडिया में जो उनका ऑफिस था उसे बंद कर दिया, ब्यूरो चीफ को खत्म कर दिया, एशिया के, अफ्रीका के, इंडिया का पूरा दफ्तर बंद हो गया। तो पत्रकारों की इन डिक्टेटर्स को जरूरत ही नहीं है, पत्रकार जो है वो इनकी राह का रोड़ा है, तो ये चाहते हैं कि किसी तरह खत्म कर दें। उसके बावजूद भी इन अरबपति लोगों और इन तानाशाहों के मुकाबले अगर हम लोग खड़े हो सकते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ आम आदमी। उसमें 2 चीजें हमें चाहिए आपसे। एक बात तो ये कि आप हमें यकीन दिलाते रहें कि हमारा काम और हमारे काम की आपको जरूरत है। सुबह उठ के मुझे ये ना लगे हर रोज कि जब मैं कैमरे के सामने बैठती हूँ कि मैं आईने से बात कर रही हूँ, कि मेरे काम की किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी कीमत अदा मैं तभी कर पाऊंगी जब मुझे पता चलेगा कि मेरे काम की इतनी कीमत है कि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो एक तो अहम बात यह है कि सपोर्ट, और जब मैं कह रही हूँ तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो हमारा ये ऑल्टरनेट मीडिया का यूनिवर्स है, जिसमें कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं। हम छोटे हैं, हमारी तादाद कम है, लेकिन हमारा असर बहुत है, क्योंकि अगर हमारा असर नहीं होता तो तमाम ये एजेंसीज हमारे पीछे नहीं दौड़ा रहे होते। तो एक तो हमें यकीन दिलाइए कि हमारे काम की आपको जरूरत है, और दूसरी बड़ी बात कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल, उसके जरिए हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर चीज के लिए आप ये देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेंबरशिप के थ्रू आप इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और आप न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और एक सीधा सीधा फॉर्मूला ये है कि जो पैसे देता है जवाबदेही उसके लिए होती है। ये टीवी चैनल इसलिए जवाबदेही इनकी सरकार के लिए है, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा एडवर्टाइजर। आप जानते हैं ये बात, आज की तारीख में भारत में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एडवर्टाइजर कौन है? भारत की सरकार। तो इसलिए जो पे करता है उसको सर्व किया जाता है, जहां से पैसा आ रहा है वो सर्व हो रहा है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो 50 रुपए महीना, छत्तीसगढ़ की एक लड़की ने कमेंट सेक्शन में, मैंने उसका कमेंट पढ़ा, उसने कहा कि मेरे स्कूल में पिछले 3 दिन से ये समस्या आ रही है,
मैं अपने स्कूल की जो मुझे पॉकेट मनी मिलती है उससे आपको 50 रुपए मैं देती हूँ, मेरी खबर अभी तक दिखाई क्यों नहीं? तो आप ये सोचिए कि कॉलर पकड़ के हमारा वो लड़की जो 50 रुपए महीना पे करती है वो जवाबदेही मांग रही है। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम भी जवाबदेही फील करेंगे। दूसरी बात, आप हमें हर तरीके से मजबूत करेंगे, तो ये जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहती हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं है, जोर नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी की बात आई है तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं तर्कशील सोसाइटी के लिटरेचर के बारे में कहना चाहती हूँ कि किताबें तो आप जरूर छापिए, किताबें तो बहुत अहम हैं, हमारे इतिहास का एक हिस्सा भी है, क्योंकि किताब जो है, एक ट्वीट है उसको डिलीट किया जा सकता है, इंस्टाग्राम के अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है, यूट्यूब के वीडियो को ब्लॉक किया जा सकता है, उसे डिलीट भी किया जा सकता है, लेकिन किताबें तो 100 साल बाद भी पढ़ी जाएंगी, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन जो नई चीज जो करना आज की तारीख में, बल्कि मुझे लगता है लेट हो चुकी है तर्कशील सोसाइटी पहले की, वो ये है कि आपको डिजिटल होना पड़ेगा। अब 90% से ज्यादा लोग, यानी अभी भी मेरे प्रोग्राम्स जो लोग देखते हैं उनमें से 90% से ज्यादा लोग अपने मोबाइल पे देखते हैं, कुछ लोग अपने टीवी पर कनेक्ट करके देखते हैं, कुछ अपने कंप्यूटर्स पे देखते हैं। आजकल रिक्शा चलाने वाले से लेकर जो दिहाड़ी मजदूर है उस तक के पास मोबाइल फोन है, लेकिन रिक्शा चलाने वाला और दिहाड़ी मजदूर किताबें नहीं पढ़ता। तो एक तो वो लोग हैं जो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते और पढ़ना नहीं जानते, और दूसरे वो लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। तो इन दोनों लोगों तक कैसे पहुंचा जाए? इन दोनों लोगों तक तर्कशीलता और तर्कशील सोसाइटी को और इस रोशनी और उम्मीद को पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बननी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, आजकल 500 वर्ड का भी कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहता। आप ये सोचिए कि मैं अभी 20 मिनट का वीडियो बनाती हूँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको समझाना जरूरी है, किसी एक्सपर्ट से बात करनी है, कमेंट सेक्शन में लोग आके कहते हैं इतना हमारे पास वक्त नहीं है, इतना नहीं सुन सकते, तो लोग जो है वो 30 सेकंड की और 90 सेकंड, 30 से 90 सेकंड की रील देखना चाहते हैं। तो एक तो बात ये है, आपको लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ आपसे अपनी भाषा को आसान करके रीलें बनाइए। एक लम्हा इन्होंने झिझक नहीं की कि हमारे मंत्री आज की तारीख में रील बना रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग उन्हें हल्के में लेंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। वो जो नया मीडियम है उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो उस स्पेस को मत छोड़िए, बल्कि उस स्पेस पे आने की जरूरत है कि एक 18 साल का लड़का जब ये सीख रहा है कि उसे रील के जरिए, कि उसे मुसलमानों से, ईसाइयों से और दलितों से और बाकी विदेशी लोगों से क्यों नफरत करनी चाहिए, जो वो अगली रील स्क्रॉल करे तो तर्कशील सोसाइटी की रील उसके पास पहुंच जाए। और जिसमें वो एक लम्हे के लिए अगर रुक गया और वो ये मान गया 90 सेकंड में अगर, कि उसे तर्कशील क्यों होना चाहिए। और बहुत सारे तर्कशील लोग हो सकता है हो और हमें पता ना हो, और इनके जरिए हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म तक लेकर आए। तो मेरा भी ये जो दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद था वो भी यही था कि सोशल माध्यम के जरिए, क्योंकि न्यूज जो है वो ज्यादातर उन लोगों तक पहुंचती है जो न्यूज के कंज्यूमर्स हैं, लेकिन मैं उन लोगों तक भी पहुंचना चाहती थी जो रोज न्यूज नहीं देखते। तो एक सोशल माध्यम से उन तक पहुंचने के लिए, इसलिए वायर के साथ साथ कि मैंने अपना भी चैनल शुरू किया। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे नहीं, लोग तो देखेंगे। तो इसलिए हमें रील बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, इंस्टाग्राम के स्पेस को आप कैप्चर कीजिए, उसमें पोस्ट कार्ड्स बनाइए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, प्रेमचंद, एक बहुत प्यारा प्रेमचंद का इंस्टाग्राम हैंडल है, उसमें वो सिर्फ 4 लाइन लिखते हैं। उस 4 लाइनों में लिखते हैं कि प्रेमचंद ने क्या क्या कहा। तो बड़ा आसान होता है कि प्रेमचंद की किताब खरीद के पढ़ना, उससे अच्छा ये कि 4 हमने पढ़ लिया खाली। तो पोस्ट कार्ड्स, उसके जरिए आप 1 के बजाय 5 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही वो स्क्रॉल कर रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है, आपको तर्कशील क्यों बनना चाहिए। और तर्कशील भी नहीं, मैं तो कहती हूँ इसमें और हमें वोकैबुलरी से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा, जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप तर्कशील ही करें। कोई आसान शब्द ढूंढिए, एक नहीं 4 अलग अलग शब्द ढूंढिए, जिससे उनके इमेजिनेशन को कैप्चर किया जा सके।
क्योंकि तर्कशील भी भारी भरकम शब्द है, तो कोई आसान सा शब्द हो, उस शब्द पे उसके इर्द गिर्द रीलें बनाइए, इंस्टाग्राम पोस्ट कीजिए, ट्विटर पे पोस्ट कीजिए, फेसबुक लाइव कीजिए। ये तमाम चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो डिजिटाइज करना पड़ेगा हमें अपने माध्यमों को, और जो नए माध्यम हैं उनसे हमें सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और हमें इस रोशनी और उम्मीद को हमें आगे तक फैलाना पड़ेगा। और साहिर लुधियानवी की गजल का ये, जब भी अक्सर बहुत उम्मीद मैं खो रही होती हूँ, तो मुझे पोइट्री ही ऐसी चीज है जो मुझे सहारा देती है। जो मैंने कहा कि मैं गुरु नानक को पढ़ना चाहती हूँ, बाबा फरीद को पढ़ना चाहती हूँ, तो सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं पंजाब आई हूँ और इसलिए ऐसा कह रही हूँ। ये बात सच है कि मैं अपने बुजुर्गों और वो लोग जिन्होंने हमसे मुश्किल हालात देखे और उन्होंने कैसे उस वक्त को जिया और कैसे इस वक्त तक हमें यहाँ लेकर आए, मैं सीख लेने के लिए वापस लौटती हूँ, किताब के पन्ने पलटती हूँ। साहिर लुधियानवी ने कहा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे खातिर पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशे बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसी शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बस ऐसे नारे और ऐसे शोले ही चाहिए जो दब न सके और बुझ न सके। शुक्रिया।